हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के इस वीडियो लेक्चर में ये समझेंगे कि इन्फ्लेशन, स्टैग्नेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे विद डेफिनेशंस एंड इन तीनों के डिफरेंस को भी हम इसमें समझेंगे। तो आगे चलते हैं हम। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड स्टैग्नेशन। देखिए, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैग्नेशन क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स या यूज करने वाली चीजों का हम कहते हैं, अगर वो महंगी हो गई हैं तो उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर चीजें सस्ती हो गई हैं, चीजों का सस्ता होना डिफ्लेशन कहलाता है। तो अगर हम जिन चीजों का कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो है वो सस्ते हो रहे हैं मार्केट में, तो दैट कंडीशन इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड डिफ्लेशन, यानी प्राइसेस का गिरना। इन्फ्लेशन में होता है प्राइसेस आर राइजिंग, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं या काफी तेजी से या इंक्रीज हो चुके हैं, दैट इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन होता है प्राइसेस कम होते हैं जब, तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। स्टैग्नेशन होता है स्टेबल, एक किस्म से स्टेबल सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, यानी प्राइसेस में ना तो ज्यादा अप हो रहे हैं ना ज्यादा डाउन है, स्लाइट मूवमेंट के साथ में वो मोरलेस प्राइसेस जो है एक पर्टिकुलर रेट्स में या परसेंटेज में अटके हुए हैं, ठीक है। इट इज अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी, इसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैग्नेशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन्फ्लेशन होता है महंगा होना चीजों का, कंज्यूमर गुड्स की प्राइसेस बढ़ना। डिफ्लेशन होता है सभी वस्तुओं का सस्ता होना या प्रोडक्ट्स का सस्ता होना, कंज्यूमर गुड्स का। और स्टैग्नेशन होता है एक ऐसी सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर में जिसमें चीजें एक पर्टिकुलर रेट पे अटक जाती हैं और ना वो ज्यादा उसमें इंक्रीज आता है रेट स्लैब्स में, ना वो डिक्रीज करता है। एक फिक्स रेट काफी लंबे समय तक चीजों का चलता है, कंज्यूमर गुड्स का चलता है। अब हम एक एक करके इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैग्नेशन को डिटेल में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि विच सिचुएशन इज बेटर फॉर द इकोनॉमी एंड विच इज नॉट। सबसे पहले चलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मैंने जैसे बताया, इट इज इंक्रीज इन द प्राइसेस, तो इट इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज। सस्टेन मीन्स एक सस्टेनेबल, सस्टेनेबल से आपका मीनिंग हुआ कि एक इफेक्टिव इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, जो कि हमको एक्चुअली इफेक्ट कर पाए। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होगा या थोड़ा बहुत प्राइस लेवल में इंक्रीज होगा तो वो हमको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा, तो हम उसको इन्फ्लेशन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। लेकिन अगर एक प्राइस में चेंज इस लेवल का है कि वो हमको इफेक्ट कर रहा है, हमारी पॉकेट को इफेक्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सस्टेन इंक्रीज, नोटिसेबल इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एक हमें टाइम पीरियड लेना पड़ेगा इन्फ्लेशन को देखने के लिए। जैसे सपोज आपका एक ईयर है, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड लेना पड़ेगा, या आप 6 मंथ्स का पीरियड ले रहे हैं कोई पर्टिकुलर, तो इन्फ्लेशन पर डे पे इन्फ्लेशन नहीं हम उसको मानेंगे, हम एक पीरियड लेते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर पीरियड हमने उठाया विद इन दिस मंथ, इस महीने में बहुत, हालांकि इन्फ्लेशन रेट्स चेंजेस पर डे, इन्फ्लेशन का रेट हर दिन बदल रहा होगा, लेकिन जो उसको मेजरमेंट हम करते हैं तो वो इन्फ्लेशन तभी कहलाता है जब वो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो इन्फ्लेट करता है। एक दिन सिर्फ रेट ऊपर जाके नीचे आ गए तो दैट इज नॉट इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इट इज अ सस्टेन इंक्रीज, पॉइंट नंबर वन, इट इज अ नोटिसेबल इंक्रीज। दूसरा इंक्रीज किस में? प्राइस लेवल के अंदर में। तीसरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा तो इन तीन टर्म्स को आपने ध्यान रखना है, इन्फ्लेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सो इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर। इसको हम कहेंगे इट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पब्लिक, ठीक है। इट रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ मनी।
परचेसिंग पावर ऑफ मनी क्या होती है और वो कैसे चेंज होती है, वो हम अभी इस लेक्चर के एंड में जाते जाते पढ़ेंगे। लेकिन परचेजिंग पावर से आप यहाँ पे सिंपल टर्म्स में मीनिंग समझिए कि हमारी खरीदने की क्षमता कम हो गई। अगर कोई चीज महंगी हो गई है तो इसका मतलब अब हम उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो परचेजिंग पावर थी, पहले अगर हम एक चीज को खरीद पाते थे, उसको अगर हम आज महंगी होने की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं, दैट मीन्स हमारी उसको खरीदने की जो पावर है, जो ताकत है, वो कम हो गई है। तो नाउ वी आर नॉट एबल टू गेट दैट स्टफ जो हमें चाहिए था। तो दैट मीन्स इन्फ्लेशन की वजह से जब चीजें महंगी होती हैं तो इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो पैसा हमारे पास था वो उन चीजों को पहले खरीद सकता था, अब सेम पैसा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि वो महंगी हो गई है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे टर्म्स सारी क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन इज अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन तीनों की डेफिनेशन में रहेगा क्योंकि हम इसका मेजरमेंट एक टाइम पीरियड के अंदर में करते हैं। जनरल प्राइस लेवल, ये दिस whether it's inflation, deflation or stagnation, it is calculated on the basis of general price level changes। ठीक है, तो प्राइस लेवल के ऊपर में ही चेंज कुछ आया है, प्राइस बढ़े हैं या कम हुए हैं, उसके ऊपर में ही इसको कैलकुलेट किया जाएगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफ्लेशन तो फॉल की बात करते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए हैं। ठीक है, तो प्राइस कम हुए तो जनरल प्राइस लेवल हमारा कम हुआ है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में, दैट इज व्हाई वी विल कॉल कि वो डिफ्लेशन है। इट इज ऑपोजिट टू इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली इट इज ऑपोजिट टू इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ते हैं और डिफ्लेशन में, बार बार बता रही हूँ, डिफ्लेशन में प्राइसेस कम होते हैं। नाउ स्टैग्नेशन की बात करेंगे। स्टैग्नेशन क्या सिचुएशन होती है? स्टैग्नेशन इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ लिटिल और नो ग्रोथ इन एन इकोनॉमी, यानी किसी इकोनॉमी में बहुत लंबा प्रोलॉन्ग पीरियड। देखिए, अगर हम बात करेंगे एमसीक्यूज में प्रोलॉन्ग पीरियड किसका होता है और एक पर्टिकुलर पीरियड मेजरमेंट के लिए किस में यूज होता है, तो वहां पे भी ये चीजें यूज आ जाएंगी। स्टैग्नेशन प्रोलॉन्ग पीरियड होता है। प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब एक इतना लंबा पीरियड खिंच गया है कि जिसमें ना तो इकोनॉमी में कोई ग्रोथ हो रही है और या फिर हम ये कहें कि अगर ग्रोथ हो रही है तो वो इतनी कम हो रही है विच इज नॉट मच नोटिसेबल, जिसकी वजह से किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कंज्यूमर पे, प्रोड्यूसर्स पे या ट्रेडर्स पे कोई इफेक्ट उसका खास नहीं दिख रहा है। तो उसको कहेंगे लिटिल और नो ग्रोथ, यानी या तो ग्रोथ नहीं है या अगर ग्रोथ है तो वो इतनी कम है कि समझ ही नहीं आ रहा कि किस पे इफेक्ट कर रहा है या किस पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, या उसका इफेक्ट नील के बराबर है। और ये सिचुएशन अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये थोड़े पीरियड के लिए है स्टैग्नेशन की सिचुएशन, जैसे फॉर अ मंथ और 2 मंथ, ठीक है, ठीक है, या फिर हम कहें 3 मंथ्स के लिए है, ऐसा कोई भी पीरियड है विच इज जो आया और गया, तो उसमें स्टैग्नेशन अगर 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो भी गया तो डजेंट मैटर। बट इफ इट विल प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ हम यूजुअली पर ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप ये समझो कि पूरा साल ही वो स्टैग्नेशन के उसमें रह गई इकोनॉमी, तो उसमें हमारी ग्रोथ नहीं होगी पिछली जीडीपी के मुकाबले में या पिछले प्रोडक्शन के मुकाबले में। ठीक है, तो स्टैग्नेशन इज अ सिचुएशन जहां पे ग्रोथ नहीं होती है, और या फिर कहें कि कम ग्रोथ होती है, जैसे 1 to 3% के बीच में ग्रोथ है, 2%, 3%, 1%, ऐसी ग्रोथ है विच इज नॉट नोटिसेबल। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो हमको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसमें यूजुअली जो प्राइसेस होते हैं दे रिमेन फिक्स्ड, या विद दे दे गो थ्रू द नॉमिनल चेंजेस ओनली, जिससे हम पे फर्क नहीं पड़ता है कोई भी। नेक्स्ट चलते हैं, आगे हम समझेंगे कि ये कैसे हम डिफाइन करते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन जो है, अगर मैं ये कहूँ कि ये परसेंटेज चेंज है, दिस इज परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लेवल। तो सपोज करें मई से हम दिसंबर तक जा रहे हैं और प्राइसेस आर शूटिंग अप, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जहाँ काफी ज्यादा टॉप मारते हैं, बेशक नीचे भी आते हैं, बट एक
लंबा जो पीरियड रहता है वो अल्टीमेटली बढ़ती तरफ ही ट्रेंड देता है, ठीक है, यानी बीच में नीचे भी आएंगे बट द ट्रेंड विल बी टुवर्ड्स अप ओनली। ओवरऑल जब इसका एक एवरेज ट्रेंड निकाला जाएगा तो ये ट्रेंड ऊपर की तरफ में आएगा, क्लस्टर जो होगा वो ऊपर की तरफ में आएगा। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। चाहे ये ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं या चाहे नीचे आके इस तरीके से फिर ऊपर नीचे काफी ऊपर में रुक रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं आगे, ये बढ़ेंगे नीचे आएंगे एंड दे विल इंक्रीज लाइक दिस। तो दिस इज कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पे प्राइस या वी कैन से परसेंटेज ऑफ चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन होगा, इसमें महंगाई होती है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा देखो क्या है या नुकसान क्या है। नुकसान तो कंज्यूमर के लिए है, क्योंकि वो एम्प्लॉय की एक एम्प्लॉय की इनकम होती है, जो अर्नर होता है, एम्प्लॉय की इनकम स्टेबल रहती है। जैसे आपको सपोज पर मंथ यू आर अर्निंग 60,000 रुपीज, तो आपकी इनकम अगले महीने अगर इन्फ्लेशन हो गया या महंगाई हो गई तो आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपके खर्चे बढ़ गए, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स पे आप खर्च करते हो वो महंगे हो गए, ठीक है। तो एम्प्लॉय की इनकम बढ़ती नहीं है, मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो अल्टीमेटली 60,000 रुपीज में जितना सामान ये पहले ले सकता था वो अब नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए इसकी परचेजिंग पावर गिर गई, यानी वो सामान खरीदने की क्षमता उसकी गिर गई। लेकिन इसमें फायदा किसको होता है? अभी देखिए, एम्प्लॉय को तो नुकसान हुआ, क्योंकि एक इनकम अर्नर है, वो सेम गिवन अमाउंट ऑफ सैलरी में अब कम गुड्स खरीद पाएगा या कम कंजम्पशन कर पाएगा। फायदा किसको होता है इसमें? एम्प्लॉयर, और वी कैन सी मैन्युफैक्चरर, ठीक है, या ट्रेडर, जॉब प्रोवाइडर, ठीक है। ये सब जो प्रोडक्शन यूनिट हैं, बेसिकली सब सर्विस यूनिट हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, उनको फायदा होता है। कैसे फायदा होता है ये हम समझेंगे। देखिए, सपोज सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की बात करें। आपने किसी गुड्स के को जब बनाया तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल आपने लिया 10 रुपीज के रेट पे, ठीक है। आपने 10 रुपीज के रेट पे रॉ मटेरियल खर्च किया, अपने अपनी मेहनत उसमें लगाई। वो सपोज 5 रुपीज आप मेहनत जोड़ लो, बाकी रेंटल एक्सपेंस जो भी, आप उसको 15 रुपीज की कॉस्ट की चीज को आपने ये सोच के बनाया कि मैं इसको 20 में बेच पाऊंगा, ठीक है। तो अगर 15 रुपीज की कॉस्ट की चीज को आप 20 में बेच पाओगे और आप 5 रुपए का प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलते हो, तो क्या होगा कि आपको मालूम है कि मुझे 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब इन केस अगर ये करने के बाद में मार्केट में इन्फ्लेशन आया, ये तो आपकी प्री कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, क्योंकि 10 + 5 आपने रॉ मटेरियल ऑलरेडी खरीद लिया है, आपने रेंटल दे दिया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया है। अब प्रोडक्ट्स बन गए 15 रुपए में, आपने प्रॉफिट जोड़ा 20 रुपीज में, सोचा मैं इसको सेल कर दूं। लेकिन जब आप मार्केट पहुंचे इसको बेचने के लिए, तो मार्केट में प्राइसेस इतने हाई हो गए दैट यू आर एबल टू सेल इट फॉर रुपीज 30, रुपीज 30 में आप इसको बेच पा रहे हो, जबकि 5 रुपए का प्रॉफिट आप ऑलरेडी इसके बीच में ले चुके हो, लेकिन 20 रुपीज की चीज को आप 30 रुपीज में बेच पा रहे हो। इसका मतलब ये आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आ गए। अब ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स प्रोड्यूसर ने तो अपने पास रख लिए, लेकिन एम्प्लॉय का क्या? एम्प्लॉय को तो उसने फिक्स सैलरी दी, जिससे भी प्रोडक्शन करवाया उसको फिक्स सैलरी दी, यानी मार्केट में चीजें महंगी हो गई, ठीक है। प्रोड्यूसर ने महंगी बेची, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं तो महंगी बेचेगा वो, उस चीज को इन कैश करवाएगा क्योंकि रेट ज्यादा है। लेकिन जब कंज्यूमर, एम्प्लॉय जो है जिसको सैलरी मिली है वही कंज्यूमर है ना, जो एम्प्लॉय है जिसको सैलरी मिली है वो ही कंज्यूमर है। जब ये एम्प्लॉय जाएगा उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मार्केट में, तो उसको प्रोडक्ट्स महंगे मिलेंगे। जब महंगे मिलेंगे तो अल्टीमेटली इस चीज में नुकसान किसको हुआ? कंज्यूमर को, क्योंकि और स्पेशली एम्प्लॉय को, जो इनकम जिनको मिलती है उनको, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो नेट हम क्या कह सकते हैं, इन्फ्लेशन के केस में मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट होता है, ठीक है। और जो हमारे पास में सैलरी क्लास होती है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो एक किस्म से उसके लिए लॉस है,
या नेगेटिव सिचुएशन है उसके लिए। अब क्या करेंगे भाई, सैलरी क्लास की भी तो हम कहेंगे कि रेट बढ़ते हैं, मतलब वो अपनी सैलरी बढ़वाएंगे, लेकिन सैलरी कब बढ़वाएंगे? दे विल फाइट फॉर इट, दे विल पुट एन एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर कि हमारी मार्केट में महंगाई बढ़ गई है तो आप हमारी सैलरी बढ़ाइए, बट दिस पीरियड विल, दिस ऑल प्रोसेस विल टेक सर्टेन पीरियड। जब तक कि वो सपोज 6 महीने ले लिए सबको करने के लिए या 8 मंथ्स ले लिए, तब तक तो मैन्युफैक्चरर कमा रहा है ना। 8 महीने बाद अगर उनकी सैलरी बढ़ भी गई तो वो सैलरी तो करंट डेट से बढ़ेगी, पीछे के जो हम एक्स्ट्रा खर्चा कर चुके हैं, महंगी चीजें ले चुके हैं, उसका क्या होगा सैलरी क्लास के लिए? उसके लिए तो वो लॉस ही है। तो वो मैन्युफैक्चरर जो है वो इस पीरियड में बेनिफिट कमा जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन के पीरियड में, और सैलरीड क्लास जो होगा उसको लॉस हो जाता है इन्फ्लेशन के केस में। अब इसका मैन्युफैक्चरर के लिए बेनिफिट है और किसके लिए बेनिफिट है? देखो, इन्फ्लेशन जो होता है ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा माना जाता है थोड़ा सा। कैसे माना जाता है ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होता है इसमें, और सैलरी क्लास को, फिक्स्ड इनकम जिसकी रहती है, उसको लॉस होता है। उसका लॉस जब तक कवर होगा, जब हम उसकी सैलरी बढ़ाएंगे, जिसको हम डीएनएस अलाउंस भी कहते हैं, जो गवर्नमेंट भी देती है, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, तो इसमें भी प्राइवेट सेक्टर भी सैलरी का इंक्रीज करता है परसेंटेज बेसिस पे कुछ, लेकिन जब तक वो करेगा तब तक वो मैन्युफैक्चरर क्लास ऑलरेडी काफी इनकम को कमा चुका होगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में हमेशा मैन्युफैक्चरर बेनिफिट में रहता है। आगे चलते हैं, डिफ्लेशन को समझेंगे। डिफ्लेशन में जो परसेंटेज चेंज है प्राइस लेवल के अंदर में, वो कम होता है, यानी आज अगर ये रेट है तो रेट्स कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि हमारे पास में दो लोग हैं फिर से, मैन्युफैक्चरर एंड फिक्स्ड इनकम ग्रुप, फिक्स्ड इनकम ग्रुप या सैलरी क्लास, ठीक है। डिफ्लेशन के केस में क्या होगा? किसको बेनिफिट होगा? डिफ्लेशन के केस में ऑब्वियस बात है फिक्स्ड इनकम ग्रुप को बेनिफिट होगा। इसको क्यों बेनिफिट होगा? क्योंकि इसकी सैलरी तो फिक्स्ड है, 60,000 जैसे हमने वहां मांगा ना, लेकिन चीजें सस्ती होती जा रही है, सस्ती होती जा रही है, तो वो अब उतनी फिक्स सैलरी के अंदर में जो गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो ज्यादा खरीद पाएगा। सैलरी तो फिक्स्ड है लेकिन चीजें सस्ती हो गई, अब वो जहां 2 चीजें ले पा रहा था अब वहां 4 चीज ले पाएगा, 3 चीज ले पाएगा। तो ही विल बी रिलीजिंग दैट, उसको बेनिफिट होगा और वो इन चीजों को इनकैश करेगा फटाफट सस्ता होने पे। और मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को लॉस होगा। कैसे होगा इसको समझना जरूरी है। देखिए, डिफ्लेशन में क्या होगा, इसने रॉ मटेरियल खरीदा, ये रॉ मटेरियल खरीदेगा सपोज 10 रुपीज के रेट पे, ये इसमें रेंटल एंड बाकी चीजें स्पेंड करेगा 5 रुपीज, कॉस्ट आ गई 20 रुपीज, इसकी सेल प्राइस रही 25 इंक्लूडिंग प्रॉफिट। अब वो 25 रुपीज में बेचने जब मार्केट में गया तो मार्केट में तो ये उसका प्रोडक्ट नहीं बिका, क्योंकि मार्केट वालों ने कहा कि रेट्स तो कम हो गए। सपोज जो परसेंटेज रेट चेंज है उसकी वजह से सपोज करें 25 की चीज आपकी सपोज 18 रुपीज में बिक रही है मार्केट। नाउ जो करंट मार्केट प्राइस है वो 18 रुपीज का है, जबकि सेलिंग प्राइस उसका था 25, लेकिन करंट मार्केट प्राइस जो है वो 18 रुपीज का है। तो क्या होगा, वो 18 रुपीज में जब इसको बेचने जाएगा तो उसको एक्चुअली लॉस होगा। इससे अच्छा तो वो कहता है कि मैं इसका प्रोडक्शन ही नहीं करता, इसको प्रोड्यूस ही नहीं करता। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि खराब होने वाले होते हैं, यानी पेरिशेबल गुड्स उनको कहते हैं, वो अपने पास में नहीं रख सकता, इसको उसको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। और अपना पैसा जो इसमें लगाया हुआ है उसने वो भी उसको इनकैश कराना है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैन्युफैक्चरर उसको लॉस में बेचेगा। तो जब लॉस में बेचेगा तो यहाँ इस केस के अंदर में मैन्युफैक्चरर को लॉस होता है और फिक्स्ड इनकम ग्रुप अपना बेनिफिट निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि सैलरी तो इमीडिएटली जैसे बढ़ती नहीं वैसे कम भी नहीं होती उनकी, ठीक है। तो ये डिफ्लेशन की सिचुएशन है। यहाँ पे इकोनॉमी पे क्या फर्क है? देखो, इकोनॉमी पे इसका फर्क अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब प्राइजेस मार्केट में गिरते हैं लोग कहते हैं वाह प्राइजेस गिर गए, मजा आ गया, इकोनॉमी बहुत अच्छा शायद कंट्रोल करिए, बिकॉज वो प्राइजेस को कम कर रही है।
लेकिन डिफ्लेशन में जब प्राइसेस कम होते हैं इकोनॉमी में और काफी लॉन्गर पीरियड तक जब ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में गिरते रहते हैं, तो इट इज बैड फॉर द इकोनॉमी, इट इज नॉट गुड। ठीक है, इसको क्यों नहीं गुड है ये भी हम समझेंगे अभी आगे। पहले हम मेन देख रहे हैं, इन्फ्लेशन में मैन्युफैक्चर इज इन प्रॉफिट एंड फिक्स्ड इनकम ग्रुप इज इन लॉस। डिफ्लेशन में मैन्युफैक्चर इज इन लॉस एंड फिक्स्ड इनकम ग्रुप इज इन बेनिफिट। अब सिचुएशन आती है स्टैग्नेशन की। स्टैग्नेशन में क्या होता है, हमारी इकोनॉमी एक पर्टिकुलर रेट पे अटक जाएगी, उसमें इन्फ्लेशन कोई आने वाला नहीं है ज्यादा, वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऐसे वो स्टैग्नेशन एक पर्टिकुलर 1-2% चेंज के अंदर में वो स्टक कर जाएगी इकोनॉमी। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड स्टैग्नेशन। इसमें क्या होता है, ना तो मैन्युफैक्चरर को कोई मॉनेटरी, अगर हम मॉनेटरी बात करें तो कोई नो प्राइस चेंज है इसमें, और फिक्स्ड इनकम ग्रुप भी हैप्पी है क्योंकि इसमें भी कोई प्राइस चेंज नहीं है, प्राइसेस स्टेबल है, इसके लिए भी प्राइसेस स्टेबल है। नो रिस्क फॉर द मैन्युफैक्चरर कि मैंने आज बनाया कल सस्ता हो जाएगा तो क्या करूंगा, एंड नथिंग टू वरी अबाउट द फिक्स्ड इनकम ग्रुप, उसको इनकम में, उसकी गिवन इनकम के अंदर में प्रोडक्ट्स के रेट्स थोड़े बहुत मूवमेंट के साथ में स्टेबल है, वो खरीद सकता है। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के लिए स्टैग्नेशन इज वेरी वेरी पुअर। ठीक है, क्यों कैसे इसको समझते हैं। अब हम इधर आते हैं, विच वन इज बेटर फॉर एन इकोनॉमी। अब इनमें से इकोनॉमी के लिए बेटर क्या है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या स्टैग्नेशन, इसको समझेंगे। तो इकोनॉमी के लिए मैंने बताया इन्फ्लेशन इज बेटर, बट इट शुड बी हेल्दी अमाउंट, हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब क्या है, जब चीजें महंगी होती हैं तो इकोनॉमी के लिए बेटर इसलिए रहता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होता है, और जहां मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट होता है वहां मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देता है। यानी मैन्युफैक्चरर क्या करेगा कि वाह ये तो चीजें महंगी हो रही है, और बनाओ और बनाओ। जैसे सपोज कंस्ट्रक्शन में कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने लग गए, मकान महंगे होने लग गए, तो जो प्रोडक्शन करते हैं या जो बिल्डर्स होते हैं वो लोग क्या करेंगे कि और बिल्डिंग बनाना शुरू कर देंगे। अब वो इतना स्टॉक बनाएंगे, इतना स्टॉक बनाएंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आज अगर मैंने ये जमीन सस्ती ली, कल मैं महंगी बेच रहा हूँ बना के, तो मुझे बहुत जल्दी प्रॉफिट हो रहा है और चीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रह रहे हैं, मैं जितना आगे बेचूंगा उतना मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, इस केस के अंदर में क्या बेनिफिट होता है इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन बढ़ने से, इन्फ्लेशन बढ़ने से बेनिफिट होता है कि आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है, जिसको हमने पढ़ा भी है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हर इकोनॉमी ये चाहती है कि मेरा जीडीपी बढ़े, तो इन्फ्लेशन इज अ सोर्स जिसके थ्रू जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरर मोटिवेट हो जाएगा कि आज मैंने चीज सस्ती ले ली रॉ मटेरियल, कल मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा, बनाऊंगा, और फिर मार्केट में जब तक बेचूंगा तब तक तो ट्रेंड ही भाई इन्फ्लेशन का है, महंगाई बढ़ती जाएगी और मैं इसको महंगे रेट्स पे बेच दूंगा। तो उस तरीके उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन रेट एस्कलरेट कर जाएगा, प्रोडक्शन रेट इतना बढ़ जाएगा कि आप ये समझो कि इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, और हर इकोनॉमी चाहती है कि मेरा जीडीपी अच्छे खासे रेट से बढ़े। ठीक है, तो नाउ इन्फ्लेशन इज बेटर बट इट शुड बी हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि हमें विन विन सिचुएशन रखनी है फॉर द एम्प्लॉय ऑल्सो एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो। हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, इफ द इन्फ्लेशन इज समवेयर बिटवीन 4 to 6%। ठीक है, तो 4, 5, 6% के इन्फ्लेशन को एक हेल्दी इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि इससे मैन्युफैक्चरर को भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है और एम्प्लॉइज का भी उतना नुकसान नहीं होता। प्राइस रेट्स में 6%, 5%, 4%, जो कि इतना उनको डीए भी मिल जाता है, जो गवर्नमेंट भी अनाउंस करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, वहां पे भी डीए 4 to 6% के बीच में अकॉर्डिंगली रहता है। तो इट इज द हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज द इकोनॉमी इज ऑल्सो गेटिंग मोर प्रोडक्शन डन and more manufacturers are getting motivated and there's no much loss, or we can say they are at par because they are getting DA and महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं for covering the increase in the price level। कौन,
एम्प्लॉयज लोग, फिक्स्ड इनकम ग्रुप, ठीक है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेशन ज्यादा है, सपोज इकोनॉमी में चल रहा है 15% रेट ऑफ इन्फ्लेशन, पाकिस्तान का हाल देखिए आप, ऐसे ही रहता है, बहुत इन्फ्लेशन रेट है वहां पे, टमाटर महंगे, आटा महंगा, एवरीथिंग इज गेटिंग इन्फ्लेटेड। तो वो जो इन्फ्लेशन होता है वहां पे इमीडिएटली मैन्युफैक्चर तो फिर भी कमा के ले जाएंगे, लेकिन इकोनॉमी में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप होता है वो प्रोडक्ट्स को खरीद ही नहीं पाता, अल्टीमेटली वो अपनी डिमांड को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जीडीपी अगर वो बना भी दे तो वो बिकता नहीं है फिर मार्केट के अंदर में, जो कि प्राइसेस इतने हाई रहते हैं तो बिकेगा कैसे। तब मैन्युफैक्चरर्स को लॉस हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उन आइटम्स को स्टोर करके रखेंगे अपने पास में, अगर वो आइटम्स पेरिशेबल है तो वो पक्का बात है कि वो 2 3 5 दिन में खराब हो जाएंगे, और अगर नॉन पेरिशेबल है तो मैन्युफैक्चरर्स की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा उन्होंने लगाया हुआ है, वो इकोनॉमी के अंदर में मूव नहीं करेगा, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स में गोडाउन के अंदर में पड़ा रहेगा प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो दैट मीन्स इन्फ्लेशन इज बेटर, कंक्लूजन इज इन्फ्लेशन इज बेटर फॉर एन इकोनॉमी, बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड बी healthy amount of inflation which is somewhere between 3 4 5 6% at least, ठीक है। और जो 15% 10% 20% ये सारे इन्फ्लेशन रेट्स चलते हैं, दीज आर वेरी बैड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को भी हम दो कैटेगरी में बांट दिया, हेल्दी इन्फ्लेशन एंड अनहेल्दी इन्फ्लेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में इज द डिफ्लेशन बेटर फॉर एन इकोनॉमी? नो, नॉट एट ऑल, चाहे इसका कोई भी रेट हो। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन हमेशा मैन्युफैक्चरर्स को डीमोटिवेट करता है प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स को बहुत नुकसान होता है और वो फिर आगे पैसा लगाने से डरते हैं, फर्दर प्रोडक्शन रोक देते हैं, जिसकी वजह से जीडीपी जो है इसका इफेक्ट क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको लॉस होता है, मैन्युफैक्चरर्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग, जिसकी वजह से इफेक्ट होता है कि हमारी जीडीपी नीचे आती है, जीडीपी हमारी नीचे आती है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन एक अटकी हुई सी सिचुएशन होती है जिसके अंदर में 1 to 3% का इन्फ्लेशन रेट रहता है, ठीक है। तो 1 to 3% ऊपर भी रहता है, जीरो से भी डिफ्लेशन की तरफ भी जाता है, तो ये एक किस्म से ऐसी सिचुएशन है जिसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है। एंड स्टैग्नेशन, प्रोलॉन्ग स्टैग्नेशन इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, क्योंकि इसमें इकोनॉमी स्टक कर गई है और ये बिल्कुल हिल नहीं रही है। आफ्टर चेंजिंग मेनी पॉलिसीज, हमारी कुछ पॉलिसीज होती हैं, दो तरीके की पॉलिसीज हमारे पास में होती है इकोनॉमी में, मॉनेटरी एंड फिस्कल। ये दो पॉलिसीज की मदद से जो गवर्नर है या हमारी गवर्नमेंट है, वो इकोनॉमी में पैसे को बूस्ट करने के लिए या जीडीपी को बढ़ाने के लिए कई मेजर्स लेती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रेगुलेट कर पाती है। तो ये जो स्टैग्नेशन की सिचुएशन होती है, ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसपे ना तो मॉनेटरी पॉलिसी के कोई चेंजेस काम करते हैं, ना ही फिस्कल के कोई भी चेंज या मेजर्स जो हमने यूज किए हों वो काम करते हैं। इस सिचुएशन से बाहर आना, ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो स्टैग्नेशन इज वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी, और हर गवर्नमेंट और हर मैन्युफैक्चरर ये कोशिश करता है कि हम इस स्टैग्नेशन की सिचुएशन को क्रैक कर दें और हम बाहर आए, ठीक है, और एक हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन की तरफ में हम फॉलो करें, सो दैट कि हम लोग अपनी इकोनॉमी में जीडीपी बूस्टअप करने की कोशिश करें। क्योंकि जब किसी भी कंट्री की ग्रोथ देखी जाती है तो उसकी ग्रोथ को, उसके जीडीपी को दूसरी कंट्री के जीडीपी के साथ में कंपेयर किया जाता है। अब जब कंपेयर किया जाएगा और हमारा प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, बिकॉज वी आर इन स्टैग्नेशन सॉर्ट ऑफ स्टेज या डिफ्लेशन सॉर्ट ऑफ स्टेज, तो प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है या रुका हुआ है, तो हम दूसरी कंट्री के मुकाबले में उस ईयर में हम अपनी ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे, तो जो रैंकिंग सिस्टम होता है उसमें भी हम पीछे आएंगे। प्लस वी विल बी लूजिंग जॉब्स ऑल्सो, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो प्रोडक्शन कम बंद कर देंगे तो अल्टीमेटली लॉस किसको है? फिक्स्ड इनकम ग्रुप को, है ना। अभी छोट कम टाइम पीरियड में तो उन्होंने डिफ्लेशन में तो फायदा कर लिया, यहाँ पे फिक्स्ड इनकम वालों ने सोचा चलो सस्ते हो रहा, अच्छा है, लेकिन भाई जॉब्स तो आप ही लोगों की जाएंगी, क्योंकि इफ यू आर नॉट, you are manufacturer is not able to get whatever he has spent raw material पे या बाकी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसने जो स्पेंड किया है वो उसको मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा? फैक्ट्री शट डाउन कर देगा, फॉर द टाइम बिंग करेगा या परमानेंट करेगा। इट कैन बी टेम्पररी शट डाउन और इट कैन बी परमानेंट शट डाउन, ठीक है।
तो उस केस के अंदर में ये फिक्स्ड इनकम ग्रुप को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि लॉन्गर पीरियड में उनकी जॉब्स चली जाएंगी, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने लिए अर्निंग को अर्न करना। ठीक है, सो देयर वी आर कंक्लूडिंग कि विच वन इज बेटर फॉर एन इकोनॉमी। तो एट एंड रिजल्ट क्या कहता है हमको, दैट हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज बेटर फॉर एन इकोनॉमी। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं होती, नीदर स्टैग्नेशन, डिप्रेशन नॉर अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, अब चलते हैं हम परचेजिंग पावर को समझेंगे। परचेजिंग पावर क्या होती है, देखो परचेजिंग पावर के अंदर में हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी बाइंग कैपेसिटी पर सामान को खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे ₹1, पहले सपोज कुछ समय पहले हम एक ₹1 में ₹1 में हम एक टॉफी ले पा रहे थे, अब हम वही टॉफी को लेने के लिए ₹2 स्पेंड कर रहे हैं। अगर हम एक टॉफी ₹1 में ले पा रहे थे पहले, सपोज आज से 1 ईयर बैक, और अब हम ₹2 में एक टॉफी ले पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई, हम तो एक ही टॉफी ले पा रहे हैं, आप कहोगे सेम, नो, बट वी आर गेटिंग दिस टॉफी फॉर अ हायर सम ऑफ अमाउंट सेक्रीफाइस्ड, यानी हमने ₹2 दिए तब जाके हमको ये एक टॉफी मिली, यानी हमारी परचेजिंग पावर आप ऑन एन एवरेज ओवरऑल देखेंगे तो आधी हो गई, क्योंकि जो हम ₹1 में काम कर पा रहे थे वो अब हम ₹2 में कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का गिरना, परचेजिंग पावर का बढ़ना। तो ये जो सिचुएशन है, परचेजिंग पावर गिर गई है, जो चीज हम पहले ₹1 में ले पा रहे थे वो हम ₹1 में नहीं ले पा रहे, उसके लिए हमें एक से ज्यादा रुपए सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज कर गई है, ये डिक्रीज की सिचुएशन है, चीजें महंगी हो गई हैं। अब अगर सपोज पहले हम कोई चीज ₹1 में सपोज एक टॉफी ले पाते थे, अब हम ₹1 में 2 टॉफी ले पा रहे हैं, तो इसे कहेंगे कि हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज कर गई है, क्योंकि जो पैसे हमारे हाथ में है अब वो हमें ज्यादा सामान लाके दे पा रहे हैं, और यहाँ इस सिचुएशन में जो पैसे हमारे हाथ में है वो हमको पहले जितना सामान लाके नहीं दे पा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमारी खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर कम हो गई है, इस सिचुएशन में हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन, जो परचेजिंग पावर होती है डिक्रीज होती है इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, और जो परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है वो इन द केस ऑफ डिफ्लेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये लेसन खत्म होता है। आई होप आपको इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैग्नेशन, बिकॉज स्टैग्नेशन तो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा पहले, इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा, इनके डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे, प्लस विच वन इज बेटर एंड हाउ इट इज इफेक्टिंग आवर परचेजिंग पावर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। कोई डाउट्स है तो आप लोग बता दीजिएगा। इसको यहीं पे एंड करते हैं लेसन को। थैंक यू।